ऐसे लग रहा है जैसे सदियों के बाद पाकिस्तान के अंदर कोई अच्छी खबर सुनने को मिली है, जब मियां चन्नू के एक छोटे से गांव से ताल्लुक रखने वाले अरशद नदीम ने ओलंपिक्स का 118 साला रिकॉर्ड तोड़ दिया। पाकिस्तान के अंदर 40 साल के बाद गोल्ड मेडल आ रहा है और 32 साल के बाद कोई भी मेडल ओलंपिक्स से आ रहा है। जब अरशद नदीम ने पेरिस ओलंपिक्स में 92.97 मीटर की थ्रो की तो दुनिया हैरान परेशान थी कि क्या ऐसा भी मुमकिन है। तो अरशद नदीम, आपको बहुत ज्यादा मुबारकबाद, पाकिस्तान का नया सुपरमैन बनने का शुक्रिया। खास तौर पर उस इलाके से उठकर सुपरमैन बनने का शुक्रिया जहां पे रोटी बड़ी मुश्किल से पूरी होती है। आपने सिर्फ एक थ्रो में पाकिस्तान की आवाम के सियासी, समाजी, मुआशी और मजहबी जितने मसाइल थे, कम से कम एक दिन के लिए ही सही, लेकिन उठाकर मैदान से बाहर फेंक दिए। इसके अलावा अरशद नदीम, आपका इसलिए भी शुक्रिया कि आपने पाकिस्तान के अंदर मौजूद पाकिस्तानियों और दुनिया भर में मौजूद पाकिस्तानियों की कमर सीधी कर दी, हमारी जान उन तानों से छुड़वा दी जब हमें लोग कहते थे कि ओलंपिक्स का मेडल और पाकिस्तानी ले जाए। ऐसा होना मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान से सिर्फ 7 लोगों का दस्ता इस दफा पेरिस ओलंपिक्स में शरीक हुआ था, जिसमें से 6 लोग ऑलरेडी ओलंपिक से बाहर हो गए थे। इसके अलावा अरशद नदीम, आपका इसलिए भी शुक्रिया कि आप मियां चन्नू के एक छोटे से गांव से भागे और पेरिस तक पहुंचे, रास्ते में आने वाली हर रुकावट को अबूर किया और आवाम को बावर करवाया कि रात जितनी भी भारी हो गुजारी जा सकती है और सुबह हो सकती है। इसके अलावा अरशद नदीम, आपने हमारी आवाम को यह भी बावर करवाया कि जमीन जाद भी उड़ान भर सकते हैं, बगैर पड़ों के उड़ सकते हैं, और आपने हमारी माओं को यकीन दिलाया कि हमारी माएँ आज भी बांझ नहीं हुई, आज भी पाकिस्तान के अंदर चैंपियंस पैदा हो सकते हैं। नाजरीन, लेकिन आज की वीडियो बहुत सारी चीजों का एक मिक्सचर है। आज हम बात करेंगे अरशद नदीम के कैरियर पर, फतूहात पर, गोल्ड मेडल पर और गज भर लंबी जुबानों पर जिन्होंने अरशद नदीम के खिलाफ अर्जा सराई की, और हम बात करेंगे उन लोगों पर जिन्होंने खामखा क्रेडिट लेने की कोशिश की और उन लोगों पर भी जिन्होंने अरशद नदीम की फतूहात का क्रेडिट मुख्तलिफ लोगों की झोली में जाकर फेंक दिया। जब अरशद नदीम ने पेरिस ओलंपिक्स में 118 साला ओलंपिक्स का रिकॉर्ड तोड़ा तो यूं लग रहा था जैसे मियां चन्नू का चक नंबर 15101L पहली मर्तबा दुनिया के नक्शे पर उभरा। नाजरीन, अब हम बात करते हैं कि अरशद नदीम कौन है, ताल्लुक कहां से है, मेहनत कितनी की, पेरिस ओलंपिक्स तक कैसे पहुंचा, कौन कौन सी फतूहात है, और इस सारी कामयाबी का असल हकदार अरशद नदीम के अलावा दरअसल है कौन। नाज़रीन, बहुत कम लोग ऐसे हैं जो कि ये जानते हैं कि अरशद नदीम का दरअसल ताल्लुक कहां से है। ज्यादा लोग ये जानते हैं कि अरशद नदीम ने 118 साला ओलंपिक्स का रिकॉर्ड तोड़ा और पेरिस ओलंपिक्स में 40 साल के बाद पाकिस्तान को गोल्ड मेडल दिलवाया। दरअसल अरशद नदीम का ताल्लुक मियां चन्नू के एक छोटे से गांव चक नंबर 15101L से है। इनके वालिद राज मिस्त्री का काम करते थे, लेकिन जैसे कि पाकिस्तान के अंदर ये होता है कि अगर किसी का ताल्लुक एक छोटे से घर से हो और उसका वालिद मजदूर हो या किसान हो, वो अपने बेटे को भी कहता है कि बड़े ख्वाब मत देखो, बड़े ख्वाब बड़े घर के लड़के देखते हैं। लेकिन इस सब के बरक्स अरशद नदीम के वालिद, जो कि एक राज मिस्त्री का काम करते थे, उन्होंने हमेशा अपने बेटे की हौसला अफजाई की और बेटे की खेलों में दिलचस्पी को भांप लिया। लेकिन अरशद नदीम ज्यूलन थ्रोअर नहीं बनना चाहता था, वो बचपन में क्रिकेटर बनना चाहता था और क्रिकेट को बतौर संजीदा गेम लेना चाहता था। उन्होंने क्रिकेटर बनने के लिए खासी मेहनत की। अरशद नदीम के कोचेस का कहना है कि अरशद नदीम स्कूल के जमाने से ही बेहतरीन एथलीट थे। तो अरशद नदीम की कामयाबी के पीछे जहां पे उनके वालिद का, जो कि एक राज मिस्त्री थे, उनका हाथ है, वहीं पे उनके 2 कोचेस हैं, जो कि एक रशीद अहमद साकी और फयाज हुसैन बुखारी। इन दोनों का बहुत अहम किरदार है। जब अरशद नदीम के वालिद को यह पता चला कि मेरे बेटे की दिलचस्पी खेलों में है, तो उन्होंने अपने बेटे को रशीद अहमद साकी, जो कि कोच थे और बेहतरीन एथलीट थे, उनके हवाले कर दिया। जब अरशद नदीम के वालिद ने रशीद अहमद साकी के हवाले अपने बेटे को किया, तो पंजाब के इस बेहतरीन एथलीट ने इस नौजवान के अंदर जो सलाहियतें थी उनको पहचान लिया और पंजाब के अंदर मुनक्किद होने वाले मुख्तलिफ मुकाबलों के अंदर अरशद नदीम को भेजना शुरू कर दिया। लेकिन अरशद नदीम की जो दिलचस्पी थी वो ज्यूलन थ्रू के अलावा बहुत सारे मुकाबलों में थी। लेकिन रशीद अहमद साकी ने अरशद नदीम के दराज कद होने की वजह से इन्हें ज्यूलन थ्रू के लिए तैयार किया और इनके अंदर का छुपा हुआ हीरो पहचान लिया। आगाज में ट्रेनिंग के लिए अरशद नदीम ने पाकिस्तान एयरफोर्स को भी चूज किया, लेकिन सिर्फ 1 साल के बाद उन्होंने पाकिस्तान एयरफोर्स को खैराबाद कह दिया। उसके बाद पाकिस्तान आर्मी ने भी अरशद नदीम में दिलचस्पी ली और एक दफा अरशद नदीम के कोच खुद बताते हैं कि पाकिस्तान आर्मी के कर्नल खुद अरशद नदीम को ढूंढते ढूंढते हमारी एकेडमी में पहुंच आए। मुझे खासा डर लगा कि पाकिस्तान आर्मी के कर्नल खुद यहाँ पे क्यों आए,
लेकिन उन्होंने जब ये कहा कि मैं अरशद नदीम के हवाले से आपसे बात करने के लिए आया हूं कि अरशद नदीम को आप आर्मी के हवाले कर दें, लेकिन रशीद अहमद साकी ने यह कहकर माजरत कर ली कि आप अरशद नदीम की जो ट्रेनिंग है खास मिलिट्री के अंदाज में करेंगे, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता। उसके बाद वापडा के ट्रायल्स हुए और अरशद नदीम वापडा की नेशनल टीम में सेलेक्ट हो गए। जब अरशद नदीम वापडा के ट्रायल्स में सेलेक्ट हुए तो उनके कोच कहते थे कि जब तुम्हारा ओलंपिक्स का ख्वाब पूरा हो जाएगा तो उसके बाद तुम शादी कर लेना। अब आते हैं अरशद नदीम के कैरियर की जानिब कि क्या वो अचानक मियां चन्नू के गांव से उठते हैं और गोल्ड मेडल ले उठते हैं, या फिर इसके पीछे एक बहुत बड़ी जो है वो मेहनत है, मुशक्कत है और बहुत लंबी जर्नी है। सो नाजरीन, अरशद नदीम के फतूहात का आगाज होता है 2016 से, जब वो इंडिया के शहर गुवाहाटी पहुंचे और साउथ एशियन गेम्स में उन्होंने कांसी का तमगा जीता। और फिर उसी साल में वियतनाम में होने वाले साउथ एशियन जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में उन्होंने कांसी का तमगा जीता। और उसके बाद 2017 में बाकू में होती है इस्लामिक सॉलिडारिटी चैंपियनशिप, जिसमें अरशद नदीम ने 3rd पोजीशन हासिल की। अब 2017 की फतूहात के बाद जो एक लंबी लिस्ट मेरे पास है वो आपके सामने रखता हूं कि 2018 में जकार्ता में एशियन गेम्स में भी अरशद नदीम ने कांसी का तमगा जीता। उसके बाद 2019 आता है और कतर के अंदर वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप होती है, जिसमें अरशद नदीम ने 81.52 मीटर्स जूलन फेंककर एक नया कौमी रिकॉर्ड बना दिया। और फिर इसी साल खटुमंडू के अंदर साउथ एशियन गेम्स होती है, जिसमें 86.29 मीटर जूलन फेंककर खेलों का नया आलमी रिकॉर्ड बनाने वाले का नाम भी अरशद नदीम है। उसके बाद अरशद नदीम खेलों के सबसे बड़े मुकाबले की तैयारी करते हैं, जिसको कहते हैं टोक्यो ओलंपिक्स। उसकी तैयारी के लिए ईरान के शहर मशहद में जाते हैं, जहां पे अरशद नदीम गोल्ड मेडल हासिल करते हैं। लेकिन जिस सारे मुकाबले के लिए यानी कि टोक्यो ओलंपिक्स के लिए अरशद नदीम तैयारी करते हैं, वहां पे अरशद नदीम जितनी उनकी उम्मीद होती है उसमें पूरा नहीं उतर पाते और 5th पोजीशन हासिल करते हैं। टोक्यो ओलंपिक्स के बाद अरशद नदीम की अब नजरें होती हैं पेरिस ओलंपिक्स पर, लेकिन अब अरशद नदीम इंजरीज का शिकार हो जाते हैं और उनकी इकलौती और वाहिद जूलन भी खराब हो जाती है। अरशद नदीम ने सिर्फ 1 साल पहले अपने इंटरव्यू में बताया था कि मेरे पास सिर्फ एक वाहिद जूलन थी जो कि खराब हो चुकी है और हम उसको खरीदने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी ने हमारी मदद नहीं की। और दूसरी तरफ उनके रवायती हरीफ और एक बहुत अच्छे दोस्त जो कि इंडिया से हैं, नीरज चोपड़ा, टोक्यो ओलंपिक्स के बाद गवर्नमेंट ने उनको 177 यानी कि 177 जूलन खरीद कर दिए थे, और जिनसे उनका मुकाबला था यानी कि अरशद नदीम, उनके पास सिर्फ एक जूलन थी और वो भी खराब हो चुकी थी। और 32 साल के बाद पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीतने वाले या सिर्फ मेडल जीतने की वाहिद उम्मीद अरशद नदीम के पास जूलन तक नहीं थी। सो नाज़रीन, अरशद नदीम की फतूहात के बाद अब हम बात करते हैं उन अफवाहों और लंबी जुबानों पर और उन फजूलियात पर जो कि फेसबुक के ऊपर गर्दिश करती हैं। आपने भी कुछ अर्सा पहले फेसबुक पर एक वायरल पोस्ट देखी होगी जिसमें यह बताया जा रहा था कि अरशद नदीम एक मजदूर है और ईंटें उठाकर फेंक रहा था, तो किसी कोच की नजर पड़ गई और वो कोच उठाकर अरशद नदीम को ले आया और उस कोच ने अरशद नदीम को ट्रेन किया और वर्ल्ड चैंपियन बना दिया। जब ये खबर झूठी निकली तो उसके बाद अरशद नदीम की गुर्बत और एक आम से घर को बुनियाद बनाकर एक नई खबर बना दी गई। और उस सब के बाद जब इस मरतबा अरशद नदीम फाइनल में पहुंचे तो इस मरतबा ये ताना दिया जाने लगा कि बहुत भारी रात है, और उसके बाद ये भी कहा जाने लगा तंजिया लहजे में कि अरशद नदीम अगर जीत गया तो सिर्फ दुआओं के सिले में जीतेगा। हमारी कौम को पता नहीं ये क्या आदत लग गई है कि हमारे हीरोज जो भी जीत कर आते हैं उनको सेलिब्रेट नहीं करते, उनकी जीत को, उनकी खुशी को सेलिब्रेट नहीं करते, बल्कि उनके लिए तरहम अंगेज फिजा पैदा कर देते हैं और उनको रहम वाली नजरों से देखना शुरू कर देते हैं। इस सबसे ज्यादा जो अजीब बात लगी वो ये थी कि अरशद नदीम सिर्फ दुआओं की वजह से जीत सकता है, उसकी सारी जो मेहनत है उसको आपने मट्टी कर दिया और सिर्फ ये कह दिया कि वो सिर्फ अगर जीता भी तो दुआओं के सिले में जीतेगा। आप एक बेहतरीन एथलीट पर रहम खाना और तरस खाना बंद कीजिए। आप एक बेहतरीन और मेहनती एथलीट पर तरस खाना और उस पर हमदर्दी खाना, उसको रहम की नजरों से देखना बंद कीजिए। उसकी खुशी को सेलिब्रेट कीजिए, उसकी गुर्बत को आइडलाइज मत करें। उसकी गुर्बत और आम घर को उजागर करने की बजाय उसकी मेहनत को मशले राह बनाएं ताकि पाकिस्तान के अंदर और अरशद नदीम पैदा हो सके। अरशद नदीम खुद हीरो है। ये जो उसने गोल्ड मेडल जीता है ये सिर्फ अरशद नदीम का है। इसमें किसी दुआ करने वाले का कोई हिस्सा नहीं है, कोई हमदर्दी करने वाले का हिस्सा नहीं है, किसी तरस खाने वाले और अरशद नदीम की गुर्बत और आम घर को उजागर करने वाले का हिस्सा नहीं है, और खास तौर पर किसी रियासत का इसमें हिस्सा नहीं है, क्योंकि कभी भी गवर्नमेंट ने अरशद नदीम को सपोर्ट नहीं किया। जब अरशद नदीम जूलन की खराबी के बाद दर दर की ठोकरें खा रहा था कि मुझे एक जूलन खरीद कर दे दें, किसी गवर्नमेंट ने उसका साथ नहीं दिया। तो अरशद नदीम का गोल्ड मेडल अपना है, वो खुद हीरो है।
सो जितने डिजिटल पाकिस्तान देख रहे हैं और अरशद नदीम की कामयाबी को सेलिब्रेट कर रहे हैं, सो आपसे गुजारिश ये है कि अरशद नदीम की कामयाबी को सेलिब्रेट करें। उसकी कामयाबी में गुर्बत और आम घर और मुफलिसी का तड़का मत लगाएं, क्योंकि अरशद नदीम को ये बात अच्छी नहीं लगेगी। उसकी मेहनत को सेलिब्रेट करें, उसकी मुशक्कत को मशअले राह बनाएं और एक हीरो को वैसा ही प्रोटोकॉल दें जैसा कि वो डिजर्व करता है, क्योंकि यही बात अरशद नदीम को बहुत अच्छी लगेगी।